उस रात हवेली की छत पर जो हुआ वह सिर्फ एक साधारण झगड़ा नहीं था। वह एक ऐसा राज था जो अगर उसी पल सबके सामने आ जाता तो सिर्फ दो दिल ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव हिल जाती। एक तरफ थी पायल की जिद, गुस्से और अपनी आजादी के घमंड में डूबी हुई एक लड़की जिसने अपने ही रिश्ते को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ था विक्रम सिंह, एक ऐसा लड़का जिसने अपने अहंकार टूटे दिल के साथ कसम खा ली कि अब वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सच तो ये था कि दोनों जितना एक दूसरे से दूर भागते थे उतना ही एक दूसरे के करीब खिंचते चले जाते थे। सवाल ये नहीं था कि उस रात गलती किसकी थी, सवाल ये था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने नफरत को धीरे धीरे जलाकर उसे मोहब्बत में बदल दिया। कैसे एक जबरदस्ती का रिश्ता जो पायल के लिए बोझ था वही उसकी सांसों की वजह बन गया। और कैसे विक्रम जो खुद को उससे दूर रखने की कसम खा चुका था उसी के बिना एक पल भी नहीं रह पाया। क्या वह सिर्फ एक पल की जिद थी या एक ऐसा छुपा हुआ सच जो वक्त के सामने आकर सब कुछ बदलने वाला था? क्या उस रात लिया गया फैसला सही था या वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी? और अगर उस रात पायल ने ना कहकर खुद को रोक लिया होता तो क्या उनकी कहानी इतनी गहरी, इतनी दर्द से भरी और इतनी खतरनाक मोड़ तक पहुंचती, या फिर सब कुछ वहीं खत्म हो जाता बिना किसी एहसास के, बिना किसी मोहब्बत के? ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जिद, अहंकार, गलतफहमियों और उस अनकहे एहसास की कहानी है जो दो दिलों को बार बार तोड़कर भी एक दूसरे से जोड़ देता है। अब सवाल ये है, क्या पायल और विक्रम अपनी ही बनाई दीवारों को तोड़ पाएंगे या फिर वही दीवारें उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए कैद कर देगी? इतने वक्त के लिए तो नाग भी उन चोरों के खजाने पर फन फैलाकर नहीं बैठा था जितनी देर से वह खड़ूस आंगन में पालती मारकर बैठा हुआ है। पायल का गम से बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह विक्रम सिंह को सोफे समेत उठाकर लाउंज से बाहर फेंक दे, मगर उस बॉडी बिल्डर के सामने वह एक पतली सी लड़की थी। उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला सकी थी। उसे सोफे समेत उठाकर फेंकना तो बहुत दूर की बात थी, वह ये सब कुछ सिर्फ मन ही मन में सोच कर रह गई। यार पायल, कुछ करो ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, काव्या ने जमाई लेते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। तो पायल ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। अब मैं विक्रम भैया को चूहे मारने वाली गोलियां देकर हमेशा के लिए सुलाने से तो रही, उसने गुस्से से पांव पटकते हुए कहा। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह उस खड़ूस को चूहे मारने की गोलियां नहीं दे सकती, मगर नींद की गोलियां तो दे सकती थी। असल में आज इन सब दोस्तों का प्लान था कि शाम के जोत बत्ती के बाद बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का प्लान था। लेकिन विक्रम सिंह ने सख्ती से मना किया हुआ था। लड़कों को रात 10 बजे तक हवेली से बाहर रहने की इजाजत थी, लेकिन लड़कियों का 8 बजे ही कर्फ्यू लग जाता था। जब से वह खड़ूस लंदन से वापस आया था तब से उसने सब घर में रहने वाले के नाक में दम कर रखा था। पायल ने सोचा था लंदन में काफी समय बिताने के बाद वह खुले विचारों वाला हो गया होगा, मगर विक्रम सिंह ने वापस आने के बाद सबसे पहले उसकी यही गलतफहमी दूर की थी। उसने पायल के बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्ती से रोक लगा दी थी। उसके हिसाब से लड़कियों का बिन वजह हवेली के चार दीवारी से बाहर निकलना गलत था। कभी कभी तो पायल को लगता था कि इस हैंडसम राजकुमार जैसे इंसान में किसी साधु की आत्मा आ गई है, मगर वह इन ख्यालों का खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी और वो मरना नहीं चाहती थी। अभी विक्रम सिंह को नींद की गोलियां खिलाने का प्लान उसी का ही था, लेकिन अब सवाल ये था, ये हिम्मत करेगा कौन? हवेली के सारे लड़के इस वक्त लॉन में कुर्सियां डालकर बैठे हुए थे और लड़कियों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वे लोग आने वाले हैं, राहुल ने हवेली के अंदर की तरफ देखते हुए कहा। इन लोगों को व्रत खोले काफी देर हो चुकी थी, पर अब वो पूजा करने के बजाय दादाजी से छिपकर पीछे बैठे लड़कियों के निकलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी महेश अंकल की आवाज उनके कानों में गूंजी, ओ नलायको, अभी तक तुम लोग मंदिर क्यों नहीं पहुंचे? लो जी, फील्डिंग सेट हो गई, दीपक ने सिर झुकाते हुए गुस्से में कहा। फील्डिंग का तो मुझे पता नहीं प्यारे, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग जरूर ठीक कर दूंगा। चलो अभी और इसी वक्त तीनों उठो और मेरे साथ मंदिर चलो। भगवान की कृपा का महीना है, जब इंसान को अपने पाप धोने का मौका मिलता है, लेकिन भगवान ही इन तीनों को समझ दे जो बिल्कुल अपनी माओं पर गए हैं। कोने में बैठकर बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं आता इन्हें। देखो अब महेश अंकल हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं।
राहुल का खून इस बात पर खौल उठा, आखिर उसे लड़की से तुलना की गई थी और वह खुद को बहुत बड़ा समझता था। महेश अंकल तक उसकी ये बात पहुंच गई थी। अगले ही पल उन्होंने राहुल का कान खींचा और उसे आगे धक्का दिया। वह घबराता हुआ तेजी से हवेली के अंदर से बाहर निकल गया। दीपक और सोनू हंसने लगे थे। लड़कियों का ख्याल एक पल के लिए उनके दिमाग से निकल गया। राहुल को बार बार अपने घुटनों की चिंता हो रही थी। एक तो पंडित जी इतनी धीमी गति से पूजा करवाते थे कि कभी कभी राहुल को लगता था कि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। और एक दिन सच में ऐसा हो भी गया था कि वहां मौजूद बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो गई थी। राहुल ने बहुत हंगामा किया था। वह अगले दिन मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन महेश अंकल के सामने किसी की नहीं चलती थी। अभी भी मजबूरी में वह तीनों पूजा के लिए हाथ जोड़कर खड़े थे। दूसरी तरफ पायल ने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लाई और हाथ में जूस का गिलास लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। काव्या ने बोरियत से उसके चेहरे को देखा। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती हो तो मुझे बताओ, मैं जाकर अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। सुबह 6 बजे फिर मम्मी उठाने आ जाएंगी। एक तो पता नहीं मम्मी को क्या समस्या है, घर में इतनी नौकरानियां हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ मुझसे ही काम करवाना है। काव्या का अपना दुख ताजा हो गया था। यार इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ मैं शकल से चोर लग रही हूँ क्या? काव्या ने गुस्से से उसे देखा। नहीं, तुम चोर नहीं लग रही। बस तुम्हारे चेहरे पर यह लिखा है कि तुमने इस जूस में नींद की गोलियां मिलाई हुई है। ये सुनते ही पायल ने घबराकर गिलास साइड में रख दिया। काव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैं इस बेवकूफ लड़की का क्या करूं? मैं मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। तुम चोर नहीं लग रही हो, ना ही तुम्हारे चेहरे पर कुछ लिखा है। अब मेरी बात मानो और जल्दी जाकर इस जल्लाद को ये जूस पिलाओ और उससे छुटकारा पाओ। कसम से अब ऐसा लग रहा है कि हम आइसक्रीम खाने नहीं बल्कि कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं। पायल ने खुद को संभाला और तेज कदमों से किचन से बाहर निकल गई। जैसे ही वह विक्रम सिंह के पास पहुंची, उसने एक नजर उसे देखा। वो भैया? पायल ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बोलो। विक्रम ने नजरें टीवी पर ही रखी हुई थी, जहां भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच चल रहा था। वह चाहता था कि पायल जल्दी यहाँ से चली जाए। बोलो, चुप क्यों हो? इस बार विक्रम ने सख्त आवाज में कहा तो पायल डर से कांपने लगी। विक्रम हैरान रह गया। फिर उसकी नजर जूस के गिलास पर गई। क्या तुम ये मेरे लिए लाई हो? जी भैया, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। बहुत स्वादिष्ट जूस है। आप पियेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहते ही उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शुक्र था कि विक्रम ने उसके चेहरे पर ध्यान न दिया था, वरना उसे सारी कहानी समझ में आ जाती। अगले ही पल विक्रम सिंह ने उसके हाथों से गिलास लिया और एक ही सांस में पी गया। पायल का तो खुशी के मारे बुरा हाल हो गया था। थोड़ी ही देर में विक्रम सिंह की नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे साफ साफ महसूस हो गया कि कुछ गलत हुआ है। होश खोने से पहले उसने पायल को लाउंज में नाचते हुए देखा और उसे सारी बात समझ में आ गई थी। लेकिन कमजोरी नींद के असर के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाया। काव्या पायल की हंसी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर भागती हुई आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लॉन में ले गई। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही हो तुम? दरअसल आज अंकल और बाकी घर के बड़े लोग पड़ोसी के घर व्रत खोलने गए हुए थे, जिसमें पायल की मम्मी भी शामिल थी। इसलिए वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हवेली में दादाजी और एक अंकल मौजूद थे। दादाजी और दादी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। अंकल उन तीनों लड़कों को अपने साथ मंदिर ले गए थे। विक्रम सिंह ने भी उनसे कहा था कि वह थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा खेल ही बदल गया। पायल और काव्या जब बाहर लॉन में पहुंची तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने हमारे साथ मजाक किया है? पायल को अपनी ही आवाज अजीब सी लग रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि राहुल जैसे लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह एक नंबर का चालाक इंसान है। काव्या की राहुल से कभी नहीं बनती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे। पायल ने गुस्से से उसे देखा, तुरंत मोबाइल निकालकर राहुल का नंबर मिला दिया। राहुल उस वक्त मंदिर में खड़ा था और उसका मोबाइल साइलेंट पर नहीं था। अचानक तेज आवाज में उसके फोन की घंटी बजने लगी और उस पर इंग्लिश गाना चलने लगा। उसके पास खड़े दीपक और सोनू अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। राहुल घबरा गया और जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया और फिर से पूजा में खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत पर पंडित जी भी एक पल के लिए नाराज हो गए और महेश अंकल का तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक तो राहुल पढ़ाई में पहले ही कमजोर था, अब मोबाइल पर गाने बजाकर खुद को बड़ा हीरो समझ रहा था। इधर राहुल ने पायल की कॉल काट दी और उधर पायल के चेहरे का रंग उड़ गया।
वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमने तो सिर्फ उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था, हवेली के अंदर से जोर से चीख सुनाई दी। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि पायल की मम्मी की थी। दोनों के हाथ पैर फूल गए। दरअसल घर के सारे लोग वापस आ चुके थे। पायल और काव्या भागते हुए लाउंज में पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वैजयंती आंटी, जो विक्रम सिंह की मम्मी थी, वह अपने बेटे का सिर गोद में रखकर रो रही थी। अरे पायल बेटा, काव्या बेटा, देखो ना इसे, होश में क्यों नहीं आ रहा? इसे क्या हो गया? मेरा बच्चा तो थोड़ी देर पहले ठीक था। पायल ने घबराकर काव्या की तरफ देखा, जो धीरे से वहां से खिसक गई थी। हमेशा ऐसा ही होता था। सब पायल को उस्काते थे और जब वो काम कर देती थी तो सब पीछे हट जाते थे। पायल ने डर के मारे गला सूखा करते हुए कहा, वह आंटी जी, मुझे लगता है ये सो रहे हैं। इनकी सांस भी तो चल रही है और नाड़ी भी ठीक है। मुझे तो लगता है कि विक्रम ने कुछ गलत खा लिया होगा। तभी आंटी ने माहौल को और भी गंभीर बनाते हुए कहा। पायल ने गुस्से से अपने छोटे भाई को देखा, जो उसकी ही तरह शरारती था, लेकिन उससे भी ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वैजयंती आंटी जी ने साफ कहा। तब तक दादाजी गांव के डॉक्टर को बुला चुके थे। थोड़े ही देर में डॉक्टर आ गई, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन छोटे मोटे इलाज कर लेती थी। पायल तो कभी भी उसके पास नहीं जाती थी। डॉक्टर ने जांच करके कहा, ये नींद की दवा के असर से बेहोश हुआ है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दादाजी का गुस्सा और बढ़ गया। बंटी फिर से माहौल खराब करने लगा। वह आंटी जी के पास बैठकर उनके आंसू पोंछता और कहता कि मैंने इनके दोस्तों को भी गलत आदतों में देखा है। लंदन में रहने से भी इन पर असर पड़ा होगा। वैजयंती आंटी जी को अब उसकी बातें सच लगने लगी थी। उधर जैसे ही डॉक्टर बाहर निकली, पायल उसके पीछे भागी। चुपके से उसे पैसे देकर बोली, धन्यवाद और सावधान रहना। डॉक्टर पैसे लेकर खुशी खुशी चली गई। थोड़ी देर में इंजेक्शन के असर से विक्रम सिंह को होश आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सब लोग उस पर सवालों की बारिश करने लगे। वह सिर्फ पायल को ढूंढ रहा था, जो वहां खड़ी थी, लेकिन संभल कर। दादाजी गुस्से में बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस पवित्र समय में भी गलत चीजें कर रहे हो। विक्रम ने कहा, पहले मेरी बात सुनिए। मुझे इस लड़की ने जूस दिया था। उसने पायल की तरफ इशारा किया। पायल तुरंत बोली, दादाजी ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुझे इनके लिए जूस बनाने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वह राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा, वह दर्द से करा उठा और बोला, महेश अंकल ने बहुत मारा है, हाथ मत लगाओ, पूरा शरीर दुख रहा है। पायल मुस्कुराहट दबाकर चुपचाप खड़ी रही और विक्रम सिंह को सफाई देता हुआ देख रही थी। पहले तो विक्रम ने सामान्य तरीके से सब लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह गुस्से में तेज आवाज में बोला, बस बहुत हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई नशा नहीं किया, तो आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं झूठ नहीं बोलता और ये बात आप सब जानते हैं। और मम्मी, कम से कम आपको तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए। इस बेवकूफ लड़की ने मुझे जूस पिलाया था। मुझे नहीं पता इसने इसमें क्या मिलाया था। ये सुनते ही पायल ने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लाए और जोर जोर से रोने लगी। आखिर सब लोग मुझ पर ही क्यों आरोप लगाते हैं? मैं ही क्यों सबको दिखती हूँ? दादाजी ने उसे देखा, उनका दिल पिघल गया। आ मेरी बच्ची, उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और विक्रम सिंह की तरफ उंगली उठाकर बोले, तुम्हारी ये गलती पहली और आखिरी समझकर माफ कर रहे हैं। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जायदाद से निकलवा देंगे। आप वह जायदाद पहले ही मेरे नाम कर चुके हैं दादाजी। विक्रम ने कहा तो दादाजी एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि सच में उन्होंने भावुक होकर सारी जमीन और हवेली उसके नाम कर दी थी, क्योंकि वह इस हवेली का इकलौता वारिस था। घर में कई फैमिलियां रहती थी, ये हवेली दादाजी की ही थी और दादाजी विक्रम के नाम कर चुके थे। विक्रम के पिता के दोस्त की फैमिली भी इसी हवेली में रहती थी और वे बिल्कुल परिवार की तरह ही थे। धीरे धीरे सब लोग कमरे से बाहर निकलने लगे। वैजयंती आंटी जी बार बार अपने बेटे का माथा चूम रही थी और भगवान का शुक्र कर रही थी कि वह होश में आ गया। पायल भी वहां से निकलने लगी थी। तभी विक्रम ने कहा, मुझे पायल से जरूरी बात करनी है, बाकी सब लोग जा सकते हैं। पायल ने दादाजी की तरफ मदद भरी नजरों से देखा, लेकिन वे कंधे उचकाकर वहां से चले गए। पायल की मम्मी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी और काव्या तो वहां थी ही नहीं। बंटी भी मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह अपनी बहन से बात कर सके, क्योंकि उसने उसे डॉक्टर से बात करते हुए देख लिया था और वह उससे पैसे निकलवाना चाहता था। पायल डरते हुए वहीं खड़ी रह गई। उसका शरीर कांप रहा था। वह पतली सी लड़की कई बार विक्रम को उलझा देती थी।
आज तक कोई भी विक्रम को बेवकूफ नहीं बना पाया था, लेकिन पायल अपनी चालाकी से उसे हैरान कर देती थी। विक्रम ने आगे बढ़कर सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पायल घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए, वरना मैं दादाजी को बता दूंगी कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। विक्रम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे? उसकी गोरी त्वचा, बड़ी काली आंखें, तीखी नाक, पतले होंठ उसे बेहद खूबसूरत बनाते थे, लेकिन इस समय विक्रम को उस पर गुस्सा आ रहा था। पायल ने खुद को संभालते हुए कहा, जल्दी बताइए, आपको क्या कहना है? सुबह होने वाली है, मुझे पूजा भी करनी है। आप तो पूजा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपकी वजह से अपना व्रत खराब नहीं करना। विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो और मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? पास आकर बैठो। उसके इस अजीब लहजे पर पायल डर गई। उसने लार निगली तो विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उससे बहुत डरती थी, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी और यही बात उसे परेशान करती थी। वह चाहता था कि पायल सुधर जाए, लेकिन अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कल तुम दादाजी के सामने साफ साफ बताओगी कि तुमने मेरे जूस में नींद की गोलियां मिलाई थी, और क्यों मिलाई थी? पहले मुझे वजह बताओ। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। पायल उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ विक्रम के सीने पर रखकर दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वह उसे अपने पास खींच चुका था। पायल का संतुलन बिगड़ गया। उसकी धड़कनें विक्रम के सीने से टकरा रही थी। उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी उसके माथे पर पसीना आ रहा था और दूसरी तरफ विक्रम भी उसकी नजदीकी को महसूस कर रहा था। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे गुस्सा ज्यादा है या उसकी तरफ खिंचाव। पायल ने घबराकर कहा, मैंने सच में कुछ नहीं मिलाया मिस्टर विक्रम। इस बार उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ा, जिसे पायल को दर्द हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत बुरे इंसान हैं, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम उसके कान के पास झुककर बोला, मुझे सच सच और जल्दी बताओ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। उसने घड़ी की तरफ देखा, शांत हो गया, क्योंकि अभी सुबह का समय शुरू नहीं हुआ था। घर के लोग पूरी रात जागे थे और अब महिलाएं रसोई में व्यस्त थीं और पायल उसके सामने फंसी हुई थी। अगर तुम ऐसे नहीं बताओगी तो मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। ये कहकर उसने अपना चेहरा उसके बालों के पास ले गया तो पायल बुरी तरह घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं विक्रम? प्लीज दूर रहिए, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी घबराहट उसे और करीब ला रही थी, लेकिन विक्रम ने खुद को संभाला और गंभीर होकर बोला, मुझे साफ साफ बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? पायल ने हिम्मत करके कहा, हम लोग आइसक्रीम खाने जाना चाहते थे, आप लाउंज से हट ही नहीं रहे थे और हमें हर हाल में बाहर जाना था, इसलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करती। ये कहकर वह चुप हो गई और सिर झुका लिया। उसकी कमर पर विक्रम की पकड़ ढीली हो गई। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने फिर से रोक लिया। इस बार उसका हाथ उसके पेट पर था। वह उस पर अपना हक महसूस करता था, लेकिन बता नहीं सकता था, क्योंकि अभी परिवार की तरफ से अनुमति नहीं थी। दरअसल बचपन में ही दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन पायल को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वह उसे भैया कहती थी। उसकी आदतों से चिढ़ती थी। जब भी वह उसे भैया कहती थी तो विक्रम को गुस्सा आता था। अभी भी वह उसके बहुत करीब थी। फिर उसने कहा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, दोबारा मौका मत देना, और उसे छोड़ दिया। इस बार पायल पहले से भी तेज बाहर भागी थी, लेकिन सामने से आते हुए राहुल से टकरा गई। अरे मेरी नाक तोड़ दी तुमने, ये सीना है या दीवार, देखकर नहीं चल सकते क्या? अगर तुम्हें अपनी आंखें इस्तेमाल करनी नहीं आती तो इन्हें दान कर दो। पायल लगातार बोलती रही। राहुल पहले हैरान हुआ, फिर बोला, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम भागती हुई आ रही थी। ये कहकर वह नीचे चला गया। पायल का दिल अभी भी तेज से धड़क रहा था। नीचे आकर खाना खा लो, विक्रम उसके पास से गुजरते हुए बोला। उसके इत्र की खुशबू से वो फिर बेचैन हो गई। उसने अपने गाल थपथपाए और सोचा, अभी क्या हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मुझे ये बात घर में बतानी चाहिए? मम्मी को जरूर बताऊंगी। इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। अगर मैंने ये बात छुपाई तो आगे कुछ भी हो सकता है। मुझे हर हाल में अपनी इज्जत बचानी होगी। अगर ये घर का बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसे अपनी माँ को ये बात बताने में डर लग रहा था। सुबह पूजा के बाद वह अपनी मम्मी के कमरे में गई। उसकी मम्मी पूजा खत्म करके बैठी थी। उसे देखकर हैरान हो गई।
मम्मी मुझे आपसे बात करनी है, पायल ने टूटे हुए शब्दों में कहा और उनके पास बैठ गई। जैसे ही उसकी माँ ने उसके गालों को छुआ, वह उनसे लिपटकर जोर-जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। उसकी माँ के हाथ-पैर फूल गए। वह उसे संभालने की कोशिश करने लगी और दूसरी तरफ वो खुद भी घबरा गई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी की आवाज़ कमरे से बाहर चली जाए। तुरंत उन्होंने जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और पानी का गिलास उठाकर पायल की तरफ बढ़ा दिया। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। आखिर उन्होंने अपनी बेटी की बात दबाने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे का राज क्या होगा, जाने अगले भाग में। अगला भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।